सब देखकर, सुनकर और इस पाठ को हम एक पीपीटी के माध्यम से भी सीखते हैं। ये आप देख ही रहे हैं कि कक्षा 11वीं का भूगोल का जो पाठ 4 है, वो महासागरों और महाद्वीपों का वितरण है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर मैंने इसमें स्लाइड में लिए हैं और कुछ समझाने की कोशिश की है कि ये पाठ जो है किसके बारे में हमें बताता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए कल का भी एक वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप जाकर देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में जो पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको डिस्कस किया है, यानी पाठ की पूरी एक समरी को डिस्कस करने की कोशिश की है। आज हम इसको थोड़ा-सा और अलग तरीके से एलैबोरेट करेंगे। उसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से महासागर और महाद्वीप का वितरण हुआ। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक पिक्चर लगी हुई है। अगर उसको गौर से हम देखें तो एक ब्लू कलर है और एक हरा कलर है। जो ब्लू कलर में है वो वाटर है और जो ग्रीन कलर में है वो लैंड पार्ट है। और यस्टरडे वाली वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारी पृथ्वी पर जो लैंड का और वाटर का जो रेशो डिस्ट्रीब्यूट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो उसमें आप को पता है सबको कि वाटर जो है हमारे पास आता है वो 72% वाटर हमारे पास है। सॉरी 71%। 71% हमारे पास वाटर का रेशो है पृथ्वी पे, अनुपात को अगर हम देखें, और 29 पे हमारा लैंड है। ये हमने कल की वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाया था, इस चैप्टर से रिलेटेड बातों को लेते हुए। और आज मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाई है कि ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि लोरेशिया एंड गोंडवाना, यानी उत्तरी जो हमारा हिस्सा है उसमें अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा है, ये उत्तरी जो हिस्सा है ये लोरेशिया कहलाया जब पृथ्वी पेंजिया के रूप में थी, एक भूखंड के रूप में। तब उसके पहले जो दो टुकड़े हुए उसमें एक पार्ट लोरेशिया और एक पार्ट गोंडवाना। तो उसमें आप देख भी पा रहे हैं कि जो वाटर वाला हिस्सा है उसको हमने पेंथालासा कहा और भूखंड वाला हिस्सा है उसको हमने पेंजिया कहा। तो इसमें आप एक लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो मानचित्र जिसने बनाया है वो गिर्क वैज्ञानिक है, तो उन्होंने उसी लैंग्वेज में लिख भी रखा अमेरिका, इंडिया। आप इंडिया को भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये इंडिया है, यहाँ पर ये इंडिया का लोगो है और यहाँ इंडिया टाइप किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, इस तरीके से ये दिखा रखे हैं। लेकिन देखिए ये सब इकट्ठे थे पहले और बाद में, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ये बात कही कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, और उसमें उन्होंने 5 बातों को जो मैंने यस्टरडे वाली स्लाइड में लिया है, 5 बातों के द्वारा ये बात साबित भी की है कि 2 बल काम कर रहे हैं, उसके कारण 5 एविडेंस सामने आते हैं। यानी 2 बल कौन से काम कर रहे हैं? एक बल काम कर रहा है जो ध्रुवीय बल है, जो कि हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हो रहा है, और दूसरा जो है ज्वारीय बल है जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण की वजह से हमारा जो पृथ्वी का जल है वो ऊपर की तरफ आकर्षित होता है और इस वजह से ज्वार और भाटा आता है। तो इस तरीके से आप अगर इसको और थोड़ा-सा देखें तो ये देखिए 200 मिलियन ईयर एगो हमारा जो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में भी थोड़ा-थोड़ा और विस्थापन होना शुरू हुआ, और आप अगर ध्यान से देखें तो टेथिस सागर भी यहाँ है और इक्वेटर भी दिखाया हुआ है। तो धीरे-धीरे लोरेशिया गोंडवाना से अलग होने लगा, और अगर आप गौर से और थोड़ा-सा देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये देखिए, ये हिस्सा दक्षिण अमेरिका में जाएगा और ये हिस्सा अफ्रीका में जाएगा, और ये हिस्सा बढ़कर आगे जो है इंडिया का शेप ले रहा है, और ये हिस्सा जो है आपका इसमें से ऑस्ट्रेलिया भी कटने वाला है और अंटार्कटिका भी जाने वाला है, और इसमें आपका उत्तरी अमेरिका आने वाला है और यूरेशिया आने वाला है। तो इस तरीके से ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका में कटने वाला है। जब ये मतलब कहा जाए कि अगर ये चीज़ यहाँ से जब हटेगी तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, और ये चीज़ जब यहाँ से हटेगी
तो ये अफ्रीका चला जाएगा, ये मेडागास्कर जो साइड में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से इंडिया और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ टूटकर छोटे छोटे जो दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं उनमें आ जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आया कि टेरासिक जो टाइम था उसमें 200 मिलियन ईयर एगो ये प्रक्रिया चल रही थी, और उस प्रक्रिया के अंदर से हमारे सामने ये चीज़ निकलकर आज की वर्तमान में हमें दिखाई देती है कि आज हम जानते हैं कि हमारे पास महासागर भी हैं और महाद्वीप भी हैं। महाद्वीप जो मैंने इसमें मार्क किए हुए हैं आप देख पा रहे हैं, उसको हम देखो, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता है, और एशिया में हमारा भारत है, ये भी आपको पता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसके बाद जो है ये देखिए आप, अफ्रीका है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, और अंटार्कटिका भी महाद्वीप है जिसमें 1% से भी कम जनसंख्या रहती है। इस तरीके से हमने देखा कि महाद्वीप हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब 11वीं के बच्चों को ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कैसे लोरेशिया और गोंडवाना में से ये महाद्वीप निकले हैं, और अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी हमें क्या सिखाती है कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है, और जो स्टार्टिंग में जब महाद्वीप बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी इनका शेप ऐसा नहीं था। अगर हम ध्यान से देखें मानचित्र को, और अगर अभी भी पजल की तरह इसको हम जोड़ने की कोशिश करें, तो हर एक हिस्सा एक दूसरे में मिलता और जाता हुआ नजर आएगा। जो थोड़ी देर पहले की एक स्लाइड में मैंने आपको सिखाया था वही मैं बता रही हूँ। जैसे अमेरिका के इस वाले हिस्से को दक्षिण अमेरिका के इधर वाले हिस्से में अगर हम ले जाएं तो ये फिट बैठता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से इस वाले हिस्से को मैं अगर इधर जाके फिट करूं तो ये बैठता हुआ नज़र आता है। इस वाले हिस्से को अगर मैं यहाँ जाके फिट करूं तो ये बैठता हुआ नज़र आता है। इस वाले हिस्से को अगर यहाँ जाके फिट करें तो ये जो है आपस में सॉरी इधर जाके फिट करें तो बैठता हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से इस वाले ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से को अगर हम यहाँ जाके फिट करेंगे तो ये भी इसमें से निकलता हुआ पता लगेगा, और फिर दोबारा से एक गोला पृथ्वी का बनता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अंटार्कटिका का हिस्सा भी यहीं पर, जो ऑस्ट्रेलिया वाला और ये वाला हिस्सा है इसमें से ही निकला हुआ हिस्सा है, और इसी तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में से हमारा भारत की शेप निकली हुई हमें पता लगती है। अब ये तो था एक आपकी थोड़ी बहुत शुरुआत कि हम ये समझ पाएँ कि अल्फ्रेड वेगनर 1912 में क्यों ऐसा कहता है कि स्थल खंड जो था वो पेंजिया था, और पानी का जो खंड था वो पेंथालासा था, और कैसे उन्होंने 1912 में इसको स्थापित कर दिया कि एक सिद्धांत दिया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। और उस पे उन्होंने कहा कि पहली बात तो जो शेप है, यानी एक महाद्वीप की दूसरे महाद्वीप की शेप में समानता है, उनके पाए जाने वाले पादप जातियों में, जीव जंतुओं में, जीवाश्म में समानता पाई गई। फिर चट्टानों की उम्र देखी गई तो उनकी उम्र भी लगभग समान युग में पाई गई। फिर उन्होंने प्लेसर निक्षेप जो कि नदी की तल घाटियों में जम जाते हैं लगातार अपरदन और निक्षेपण के कारण, तो वो प्लेसर निक्षेप जो अमेजन नदी है जो कि आपके यहाँ पर पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में, और जो नील नदी है वो यहाँ पर पाई जाती है, और गंगा नदी है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरीके से जो नदियों में जमा हुए प्लेसर निक्षेप थे वो भी एक जैसे पाए गए। जो रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, जो कि यस्टरडे हमने बताया था, उसमें भी देखा गया कि जो उनके बनने की प्रक्रिया है उसमें वलित बल जो काम कर रहा है, यानी जब इंडो ऑस्ट्रेल जब भारतीय प्लेट जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जाके यूरेशिया में टकराई, जब जाके बीच में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरीके से भी हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, इनका लगातार जो है वो प्लेसर निक्षेप के द्वारा भी और हिमानी निक्षेप के द्वारा भी, जिसको टी लाइट भी कहा जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है कि टी लाइट क्या है। तो हिमानी नदियों के द्वारा जो निक्षेप से बने हुए आकार होते हैं उनको हम टी लाइट कहते हैं। और अब मैं आपसे एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इस पाठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको मैं आपको पढ़कर समझाने की साथ साथ कोशिश करेंगे, और आप इस स्लाइड को देखकर और इसको स्टॉप कर कर मतलब पॉज कर कर भी आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और आगे टाइम में याद करने के काम आएगा परीक्षा में।
ये एक अंक वाले क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस में आपके पास आएंगे या खालिस्तान में आपके पास आएंगे, लेकिन अगर हम पूरे के पूरे किसी भी चीज़ को सीखना चाहें तो उसके डेप्थ तक अगर हम सीखेंगे तो हमें तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, फिर उसके आंसर को समझना चाहिए। क्वेश्चन पहला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और कब किया? इसमें हाफ हाफ मार्क्स की दो बातें हैं। एक तो सबसे पहली बात, प्रतिपादन किसने किया, तो हमने उत्तर दिया जर्मन के मौसम वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। और उन्होंने कब दिया? 1912 में। तो ये हमारा हाफ हाफ नंबर का फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, जो उन्होंने, हमने दोनों का आंसर दिया कि जर्मन मौसम विज्ञान विद्वान था अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ये सिद्धांत दिया और 1912 में ये सिद्धांत दिया। कब? अगला क्वेश्चन है पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया आज के सभी महाद्वीप जब एक ही भूखंड के भाग थे तो उसे पेंजिया कहा गया। और पेंथालासा, पेंथालासा है कि जो पेंजिया के चारों तरफ, यानी जो भूखंड था पेंजिया के चारों तरफ जब एक विस्तृत जो पानी का वो चल रहा था, उसको हमने पेंथालासा का नाम दिया। ये दो क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ और मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है मध्य महासागरीय कटक क्या है? मध्य महासागरीय कटक क्या है? मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर की मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है जो महासागरीय जल में डूबी हुई है। अब आप कहेंगे कि वो जो अटलांटिक महासागर है वो कहाँ पर है? तो आप इस स्लाइड पे देखिएगा, और अटलांटिक जो महासागर है हमारा, वो यहाँ पर ये अटलांटिक जो एस आकार का बनेगा, जो मेरे देख रहे हैं आप, ये अटलांटिक महासागर है। ये एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अटलांटिक महासागर ये अटलांटिक महासागर जो एस आकार का बन रहा है, इसके बीच में जो ये है ये पानी पानी है, और इस पानी पानी में ही ये अटलांटिक महासागर है। इसको ही हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। और यही ये क्वेश्चन कह रहा है अपना अगले वाला कि मध्य महासागरी कटक क्या है? तो उत्तर आया मध्य महासागरी कटक अटलांटिक महासागर के बीच में उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे तक आपस में जुड़े हुए पहाड़ों की एक चेन है, पर्वतों की एक श्रृंखला है जो महासागर जल में नीचे डूबी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे है अगला क्वेश्चन है रिंग फायर किसे कहते हैं? रिंग फायर किसे कहते हैं? अब है प्रशांत महासागर। तो पहले प्रशांत महासागर देखते हैं कि प्रशांत महासागर कहाँ पर है। तो प्रशांत महासागर जो है वो एक तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर ये सारा पानी जो यहाँ पर है, ये वाला प्रशांत महासागर है। क्योंकि हमारी पृथ्वी जैसे हम देख रहे हैं ऐसी नहीं है, गोल है, और इसका ही प्रशांत महासागर दो हिस्सों में बट गया है, क्योंकि ग्लोब को जब हम जोड़ेंगे तो वो गोल में आ जाएगा। और इधर भी प्रशांत महासागर है, ये भी सारा प्रशांत महासागर है, इधर भी ये सारा प्रशांत महासागर है। ये सॉरी, इस तरफ थोड़ा सा कम कर दें आप। तो ये वाला मैं गोलाई में करके आपको दिखाती हूँ कि ये सारा का सारा ये सारा का सारा प्रशांत महासागर है, और इधर भी ये सारा का सारा प्रशांत महासागर है, जिसको आप थोड़ा सा बड़ा करके जान सकते हैं। ये प्रशांत महासागर है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको अटलांटिक महासागर बताया था, वो आपको पता ही है, वो यहाँ पर अटलांटिक महासागर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों महासागरों को, इसमें वो आपकी मध्य अटलांटिक महासागरी कटक पाई जाती है और इसमें रिंग फायर पाए जाते हैं। रिंग फायर का मतलब है ज्वालामुखी जो हैं वो लगातार यहाँ सक्रिय हैं, और यहाँ ज्वालामुखी इस तरीके से पाए जाते हैं जैसे कि एक रिंग बना दिया हो, मतलब गोलाई आकार में पास 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 उनकी लोकेशन है, इसलिए वो ऐसे रिंग फायर के नाम से उनको बुलाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि प्रशांत महासागर में रिंग फायर किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर के किनारे पर जो एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग फायर या अग्निवलय कहते हैं। रिंग फायर को हिंदी में कहते हैं अग्निवलय, यानी आग के वलय मतलब वृत्त। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशांत महासागर कहाँ है और अटलांटिक महासागर कहाँ है। तो उसमें कटक है और इसमें ज्वालामुखी के
गोल आकार के वृत्त पाए जाते हैं जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेट से क्या तात्पर्य है? अब जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो कल की स्लाइड में मैंने बताया था, और आपको चैट बॉक्स में यानी जवाब देना होगा कि वो कौन से 3 विद्वान हैं जिन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया और कब दिया। सभी आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उसको जवाब देंगे इस क्वेश्चन का जो मैंने आपसे अभी पूछा है। महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना, महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, प्लेट कहलाती है। तो इस तरीके से आपका मानचित्र भी आगे आएगा जो मैं कल की क्लास में लेने वाली हूँ, जिसमें क्या है कि मेजर प्लेट्स की लोकेशन एंड माइनर प्लेट्स की लोकेशन, वो आपके सिलेबस में मैप वर्क भी बनता है। तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत में जो प्लेट का मतलब है वो ये है कि वो महाद्वीप की भी जितनी भी प्लेटें हैं उनको भी महाद्वीप जितने भी उनको भी प्लेट के रूप में कह रहे हैं, और जो महासागर आपके पृथ्वी के ऊपर हैं उनको भी वो प्लेटें कह रहे हैं, और उसमें बीच बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उनकी भी नाम से छोटी यानी माइनर प्लेट के रूप में भी आप मानचित्र में कल देख पाएंगे कल की क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लग गए होंगे, नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे है कि अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि आपका दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका, यानी ये आपको पता ही है, देखो हमने दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका आपको मालूम है, ये दक्षिण अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका और ये यूरोप है। इसी की वो बातें करने वाले हैं अभी अभी कि दक्षिण तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका, और अफ्रीका ये अफ्रीका पीला वाला रेड वाला बिल्कुल डार्क रेड वाला यूरोप है, अमेरिका है उत्तरी अमेरिका, इन 4 की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दक्षिण उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सबसे पहले किसने और कब प्रकट की। फिर हाफ हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो हमें ये भी बताना है कि कब की, तो उत्तर आया 1596 में। इसका मतलब जो अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत दिया उससे पहले भी ये बात किसी ने वैज्ञानिक ने पब्लिश कर दी थी, और उनका नाम था अब्राहम ऑर्टेलियस। तो आपको ये भी नाम याद रखना है कि उन्होंने कहा, उन्होंने 4 महाद्वीपों की जुड़े होने की संभावना की जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने कुछ आगे और हमें बताया। उन्होंने 1596 में इस बात को कहा था अब्राहम ऑर्टेलियस ने कि दक्षिण और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए हैं। फिर कहा पेंजिया के विभाजन में कौन से 2 बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए, तो आपको पता है वो तो लोरेशिया और गोंडवाना लैंड, हमने आपको इधर दिखा भी दिया है इस वाले में, लोरेशिया और गोंडवाना ये 2 सबसे पहले जो है आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका नाम क्या था, तो हम लिख देंगे लोरेशिया गोंडवाना। लोरेशिया उत्तरी भूखंड का हिस्सा बन गया और गोंडवाना दक्षिण भूखंड का हिस्सा बन गया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है, महाद्वीपों में साम्यता, साम्यता मतलब समानता जिसमें उनके रूप रंग गुण धर्म को लेकर एक जैसी समानता देखने को मिलती है, महाद्वीपों में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया गया बतलाइए। 1964 में बुलर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से यानी कंप्यूटर की हेल्प की से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए, यानी उन्होंने क्या किया अलग अलग महाद्वीपों के पजल्स को वो ले लिए और कंप्यूटर की हेल्प लिया, और कंप्यूटर की हेल्प से उन पास पास उनको जोड़ने की कोशिश की गई। तो एक मानचित्र तैयार किया जिसमें तटों का साम्य एकदम सही साबित होता है, जिसमें तटों को हम साबित कर पाए कि हाँ ये बात सही है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और जैसे मैं थोड़ी देर के पहले आपको बता भी रही थी इस बात को कि अगर हम इसको यहाँ से इधर दक्षिण अमेरिका को इधर ले जाएं यहाँ पर पास में, तो हम जान पाएंगे कि यस ऐसा हम कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिका को यहाँ ले जाएं तो ये एक पजल है, और इसको इधर ले जाएं तो ये जुड़ता हुआ नज़र आता है, इधर लेके जाएं और इसको इस साइड लेके जाएं तो ये सब जुड़ता हुआ नज़र आता है। ऐसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बात 1964 में बुलर्ड ने कंप्यूटर की हेल्प के द्वारा एक मानचित्र तैयार किया, उससे उन्होंने ये प्रमाणित किया। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सी वैज्ञानिक खोजें थी जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को खारिज कर दिया यानी नहीं माना।
अल्फ्रेड वैगनर की जो बातें थी वो आगे लोगों ने कुछ वैज्ञानिकों ने और काम किया और कहा कि नहीं ये चीज़ नहीं मानी जा सकती, ऐसा उन वैज्ञानिकों ने कहा। उन्होंने किस बात पर कहा? उन्होंने 3 खोज की और खोजें की। नंबर 1, महासागरीय धरातल का मानचित्रण व बनावट। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत 1912 का जो अल्फ्रेड वेगनर का था, जिसको खारिज करने वाले थे, जिसमें खास नाम निकल कर आया विद्वान हैस का। उन्होंने कहा कि पहला तो मैं बात कहता हूँ कि महासागरीय धरातल का मानचित्र नहीं है और उसकी बनावट के बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण के बारे में इस थ्योरी में कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा महासागर का जो तल है, अधस्थल है, उसका भी विस्तार हो रहा है, उसके बारे में भी वेगनर ने बात नहीं की। तो ये 3 खोज निकाल कर वो लेके आए और इन 3 खोज के ऊपर 1961 में हैस ने ये बातें करनी शुरू की और उसके बाद ऑर्थर होम्स की भी रेडियो एक्टिव की बातें आई और उसके बाद इस चीज़ को उन्होंने आगे और महासागरीय अधस्थल विस्तार की सिद्धांत को दिया। पोलर फीलिंग बल, अब ये तो वो बल है जो कि वेगनर ने बोला है और ये इससे रिगार्डिंग पोलर फीलिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसकी वजह से हमारे दिन रात बनते हैं और इस घूमने की वजह से हमारे ध्रुवीय जो हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर एक बल बन जाता है जिसको हम फीलिंग बल के नाम से जानते हैं। और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो दिखाना है, उसको आप थोड़ा-सा गौर करके देखें। अभी मैं एक वीडियो को ऑन करती हूँ और अपनी वाणी को थोड़ी-सी देर के लिए स्टॉप करती हूँ। आप इनकी बात को ज़रा ध्यान से सुनें। Alfred Wegener proposed a theory in 1912 that the great continents of the Earth had drifted over geological time and were once all joined together in a giant land mass we now call Pangaea. His idea was based on the way the present continents fit neatly together, and by the way bands of fossil-bearing rocks join up across continents like this. Unfortunately, Wegener was unable to provide a mechanism for this movement, and his theory was ridiculed by the scientific community until 1965, when the theory of plate tectonics was published. This proposed that the continents were moved around on great plates driven by convection currents in the hot mantle of the Earth. For details, see our related video. Perhaps the most dramatic evidence came from the magnetism of rocks each side of the mid-ocean ridges. When rocks solidify, they become weakly magnetic in the direction of the Earth's magnetic field. However, every few million years, the Earth's magnetic field flips, so the north magnetic pole becomes south pole, and vice versa. And this change is signaled in the rocks. Scientists found that the rocks each side of the mid-ocean ridge were magnetized first in one direction and then in another, like this. Magma solidifies, locking in the magnetism. New magma forms as the plates move apart. The magnetic field reverses. More magma solidifies, locking in the reversed polarity, and so on, creating a pattern that repeats each side of the ridge, with the rocks getting older the further you are from the ridge. Clear evidence of the ocean moving apart over millions of years. Further evidence came from plotting where Earth's volcanoes and earthquakes were situated. From this map you can see that they form lines around the globe, marking out the edges of the great tectonic plates. You get almost all earthquakes and volcanoes at plate boundaries. And finally, we find the great mountain ranges right alongside where two plates are pushing into each other. The Himalaya are being thrust upwards as India moved and is still moving slowly into Asia. And as the Pacific plate is subducted under the Asian plate, the islands of Japan, with many earthquakes and volcanoes, and the deep ocean trench to the east were formed and are still being formed.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ एल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को क्यों अलग अलग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो बनाने वाले थे, जिन्होंने 1964 में ये बात शुरू की और 1965 में अपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को पब्लिश कर दिया, प्रकाशन ले आए, क्यों उन्होंने खारिज किया। ये आपको बात समझ में आई भी होगी। ऐसा नहीं है अल्फ्रेड वेगनर सिद्धांत की सारी थ्योरी को उन्होंने खारिज किया, नहीं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स पर बातें उठाई। वो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए भी थे अभी कि 3 बिंदु थे जिनके ऊपर उन्होंने महासागरीय धरातल का मानचित्र व बनावट, भूकंप, ज्वालामुखी का वितरण, सागरीय अधिस्थल का विस्तार, ये 3 बातें थी। और पोलर फीलिंग बल पर बातें जो सबसे पहले स्टार्ट की वो वेगनर ने की। उसी बात को आगे लोगों ने ऑर्थर होम्स के संवहन जो धाराओं का सिद्धांत है उसको भी उन्होंने लिया, जो कि 1930 में आया था, लेकिन यूज़ बाद में भी किया गया। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत एक ऐसा आया जिसने सारे डाउट्स को क्लियर किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीपीय साम्य से क्या तात्पर्य है। महाद्वीपों की सीमाओं में एक रूपता दिखाई देती यदि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं में मिलाया जाए तो इन सीमाओं में काफ़ी हद तक एक रूपता दिखाई देगी। अभी आपको वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे एक दूसरे जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे के पास ले जाकर सटाए जा सकते हैं। आगे मेंटल यानी मैग्मा में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने का क्या कारण है। ये संवहन धाराओं की जो मैं बातें कर रही हूँ, रेडियो एक्टिव जो करंट हैं, उनकी बातें मैग्मा में जो ऑर्थर होम्स ने सबसे पहले बात किया था और उन्होंने कहा 2 तरीके से धाराएं चलती हैं, जो यस्टरडे के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, अभिवहन और संवहन। जो मैग्मा में संवहन धाराएं हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न, रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो परमाणु, आपने 10वीं तक की साइंस में पढ़ा भी होगा कि हमारे अणु, परमाणु और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एक हर एक पदार्थ में अपनी अपनी रेशो होती है, अनुपात होता है, उसकी वजह से एक एनर्जी वो क्रिएट करते हैं और उनके अंदर एक एनर्जी होती है। किसी में ज़्यादा लेवल पर जब ये एनर्जी होती है तो वो हार्मफुल होती हैं, क्योंकि गामा, बीटा, अल्फ़ा जो रेज़ होती हैं वो अलग अलग पदार्थ में अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर लगाते हैं। तो उत्पन्न जो ताप है वो अलग अलग उत्पन्न होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो पूरे जो मैग्मा भाग में इस प्रकार की धाराओं का एक सिस्टम प्रेजेंट है, विद्यमान है। तो इन्हीं रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण, जो ऊर्जा के कारण जो करंट चलता है, उसको हम संवहन धाराएं कहती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। अब इसी बात को थोड़ा सा अगर हम आगे लें कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, इन्हीं को अगर 3 नंबर के क्वेश्चंस पे हम जाएं तो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी इस पार्ट से संबंधित, जो हमारा 11वीं क्लास का 4th चैप्टर है, उसमें पहला जो बनता है हमारा वो ये बनता है, 1.5 मार्क्स के 2 पॉइंट हैं। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के 2 कारण हैं। नंबर 1 पोलर फीलिंग बल, नंबर 2 ज्वारीय बल। पोलर फीलिंग बल आपकी पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए। ज्वारीय बल, ज्वारीय बल जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है और इस आकर्षण के बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो सकता है, ऐसा वैगनर ने कहा। इसके अलावा अगर आप संवहन धाराओं का और उनका वो देखना चाहेंगे तो मेरे पास एक और भी है जिसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करूंगी। रूपांतरण सीमा, अब आपको पता है, इसका भी आप चैट बॉक्स में जवाब दें कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत 3 गतियां बताई थी। एक गति है रूपांतरित गति, तो 2 गतियों के और नाम आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पहले ही पूछ चुकी हूँ, उसका जवाब भी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। रूपांतरण सीमा से क्या तात्पर्य है। तो 2 विवर्तनिक प्लेटें जब एक दूसरे के साथ साथ चलती हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सरक जाती हैं, किंतु नई प्रॉपर्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इस तरह की सीमा को हम रूपांतरण सीमा कहते हैं। और ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की गति है, एक पार्ट है। ये 2 अलग हैं जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ आपसे, वो आप चैट बॉक्स में लिखने वाले हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, प्लेसर निक्षेप से क्या तात्पर्य है। ये
प्लेसर, टीलाइट, ये जो दो एविडेंस हैं, साक्ष्य हैं, ये वैगनर थ्योरी में लिए गए और हमें वहाँ लिखने भी पड़ेंगे। तो प्लेसर निक्षेप से क्या मतलब है कि नदियाँ जब बहती हैं, प्रवाह करती हैं जल को, तो अपने साथ जो उनकी गति होती है पानी की मात्रा की, तो उसकी तली में खनिजों का अवसाद धीरे-धीरे जब गति कम होती है तो वो जो काट-छाँट कर अपने साथ बहाकर चीज़ें लाई हैं, उनको जमा करने लग जाती हैं। उस निक्षेपण यानी जमा करने से उन अवसादों को जो वो काट-छाँट कर अपने साथ ला रही हैं अपर्दन के बाद, उसको जब गति कम होने के बाद जब वो जमा करने लगती हैं अपनी ही तली में, तो वो प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। और इनके अंतर्गत नदियों की तली में सोने के निक्षेप भी मिले हैं, जिसमें अफ्रीका में नील नदी घाटी के द्वारा बनाए गए और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी की घाटी के द्वारा बनाए गए सोने की खानें मिलती हैं, जो कि प्राचीन कालों कालों से पहले तक भी नदियों ने बनाए होंगे। टीलाइट से आप क्या समझते हैं? अब प्लेसर से टीलाइट कैसे अलग है? टीलाइट वो अवसादी चट्टानें हैं, है ये भी अवसाद रूप में बनी हुई और हैं वो भी अवसाद रूप में बनी हुई, लेकिन ये यहाँ पर बर्फ की नदी ने बनाई है। हिमानी जो बर्फ की नदियाँ होती हैं, उनके निक्षेपण से ये चीज़ बनी है और ये चीज़ पाई गई गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में। यानी आपको पता है कि पेंजिया 2 भागों में बँटा था, लोरेशिया और गोंडवाना। तो जो टिलाइट पाया गया वो गोंडवाना में पाया गया और इसी क्रम के प्रतिरूप भारत में भी भारत के अतिरिक्त दक्षिण गोलार्ध के और अन्य जो देश हैं जैसे अफ्रीका है, फॉकलैंड द्वीप है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये टीलाइट पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उधर भी टीलाइट है और ये बाकी के जो हमने बोले अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिण गोलार्ध में और यहाँ पर भी पाए जाते हैं। इससे साबित होता है कि कभी ये एक हिस्सा थे, अलग-अलग नहीं थे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध अलग-अलग नहीं थे। अब लेमुरिया से आप क्या समझते हैं? तो आपकी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक प्रजाति पाई जाती है जिसके जीवाश्म मिले, उसको लेमूर कहा गया और ये जो लेमूर प्रजाति है उसका पिक्चर भी मैंने दिखाया था आपको। तो आप पिछली वाली वीडियो में जाके दोबारा देख सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। तो लेमूर प्रजाति के जो जीवाश्म हैं वो भारत में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में मिलते हैं। अब अगेन भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन अफ्रीका जो है दोनों उसमें आता है। और कुछ वैज्ञानिकों ने इन 3 खंडों को जोड़कर यानी भारत को, मेडागास्कर को, अफ्रीका को, तीनों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड की उपस्थिति को माना, जिसे उन्होंने लेमुरिया कहा। यानी लेमूर प्रजाति से ही इन 3 खंडों को इकट्ठा करके जिसने मानचित्र बनाया उस मानचित्र का नाम और उस स्थल खंड का नाम उन्होंने लेमुरिया के नाम से हम सबको बताने की कोशिश की। तो ये एक आप देख पा रहे हैं कि ऊपर मंथ्स का चेंज हो रहा है और नीचे एक हमारी पृथ्वी पर चीज़ों का तापमान के अनुसार जो है लंबवत रूप से और क्षैतिज रूप से यानी संवहन जो रेडियो एक्टिव संवहन धाराएं हैं वो प्रति मिनट प्रति डे चेंज होती हैं और पूरे 24 आवर्स में भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस स्लाइड्स को भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि एवरी मंथ इनकी लोकेशन शिफ्टेड होती है ड्यू टू हमारे रोटेशन की वजह से। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती है और प्लस में हमारी पृथ्वी जो है वो हमारे सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। उसकी वजह से भी जो तापमान हमें ताप जो मिलता है, ऊष्मा जो हमें मिलती है वो हमें सूर्य से अलग-अलग अक्षांशों पर अलग-अलग मात्रा में मिलती है, जिससे कि हमारे पृथ्वी का ऊष्मा बजट है जो कि हमारा इस बार चैप्टर डिलीट हो गया है। तो उसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ पाते अगर हमें पृथ्वी की उत्पत्ति का वाला चैप्टर हमें पढ़ना होता तो। इसी तरीके से इस वाले वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जो एरो है, एरो को ध्यान से देखिए और जो रेड कलर से दिखा रखा है ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये जो नीचे है ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और इसलिए हमें सूर्य चलता हुआ नजर आता है और यहाँ पर वो पोलर फीलिंग बल को गोलाई में पूरा का पूरा बना देती हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में। तो आज इस चैप्टर में से आपको क्या सबसे अच्छा लगा और क्या और आपको जो है जानने की इच्छा है वो चैट बॉक्स में लिखें।
आगे कल मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिसमें मैं कुछ वीडियो भी पुट करने की कोशिश करूँगी और कुछ इमेजेस भी कलरफुल पुट करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप ही नहीं बाकी स्कूलों का भी फ़ायदा हो पाए। बाकी बच्चे भी अगर मेरी वीडियो से आपको समझ में आया है तो औरों को भी समझ में आए। और देखो, ज्ञान तो जितना बांटा जाए उतना ही आता है। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मेरी इस बात को मानेंगे और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन को भी आप दबाएंगे, ताकि जब मैं कोई और वीडियो करूं तो आपके पास वो जल्दी से पहुंच जाए। शुभ दिन रहे आपका। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और बस हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आगे का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और बस मेरी यही आपसे वो है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें और फिर बाद में अच्छा सकारात्मक सोच रखें, तो आपको बहुत सारी ज्ञान अपने आप ही समझ में आने लगते हैं। ये चलो, शुभ दिन रहे। फिर मिलते हैं।